Students, today we are going to proceed the next part of our very topic, sentence reordering. As you know well, the previous classes and in the previous video you have already studied what is the meaning of sentence reordering, and in this session what should we do, and for sentence reordering what have you to do. So come to the point and let us start the second part, sentence reordering. We have three examples, and through these examples we will study how to reorder the jumble words of a sentence. So come to the point and we will try to understand and try to follow in English. Just we are taking a class of English, so we should take this class in English, and sometimes if there will be problem to you in understanding just in English, we will study in Hindi, so no doubt, and after completing it we will do some exercises. But before starting this very video, I am going to tell you what is the meaning of just sentence reordering. Just you have already studied, but what is the meaning of part of speech just are coming in this very particular sentences. So let us and through these examples how to make correct sentence, meaningful sentence of a jumble वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस. प्यारे बच्चों, जहाँ तक कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है इंग्लिश में, लेकिन अगर आप वीडियो को देखें और पॉज करके जहाँ समझने की आवश्यकता हो वहाँ समझ सकते हैं. तो हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो को, सेंटेंस रीऑर्डरिंग को, थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा हिंदी में. आप लोग कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश में भी समझने का प्रयास करें. यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था. और आपके जो ग्रामर और लैंग्वेज पार्ट्स हैं उसमें आने वाला यह पहला क्वेश्चन भी लगभग तय है. अब सेंटेंस का रीऑर्डरिंग करना कैसे है, मैंने दो मेथड बताया था कि परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस विषय पर. जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि एक इंडिविजुअल सेंटेंस दिए जाएंगे, 3 4 5 सारे सेंटेंस इंडिविजुअल रहेंगे, और एक रहेगा कि इंडिविजुअल सेंटेंस होते हुए भी सभी के सभी सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. यहाँ पे हम 3 सेंटेंसेस देखेंगे जो एग्जाम्पल्स के तौर पर है, और इसी के माध्यम से हम लोग सेंटेंस का रीऑर्डरिंग करना भी जानेंगे. ये 3 सेंटेंसेस हम लोगों के सामने इसलिए दिए गए हैं ताकि हम आसानी से रीऑर्डरिंग के नियमों को समझ सकें. दूसरी बात, ये तीनों के तीनों सेंटेंस अपने आप में क्या है, इंडिविजुअल हैं. यानी हम लोगों को स्लो वे में, यानी थोड़ा सा लो कैटेगरी से हाई कैटेगरी में हम लोगों को चलना है. इसीलिए सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया है, फॉर मी स्लैश पार्ट ऑफ स्लैश आल्सो स्लैश लर्निंग स्लैश ईट आल्सो ईट स्लैश ए स्लैश इज. और दूसरा जो सेंटेंस है हमारा है द इन्वेंशन स्लैश स्लैश सब में दिया गया है. इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस के सभी वर्ड्स क्या हैं, डिफरेंट, अलग अलग हैं. और आई सुरेश रोट अ लेटर टू यस्टरडे. मैं आप लोगों को पहले ये बता देना चाहूँगा कि जहाँ पे भी स्लैश के पहले वाले अगर कंपाउंड वर्ड्स होंगे या ऐसे वर्ड्स होंगे जो दो पार्ट ऑफ स्पीच के होंगे, उनको जहां भी रखेंगे सेंटेंस में हम एक साथ ही रखेंगे, उनको अलग अलग नहीं रखेंगे. यहाँ पे फॉर मी एक साथ आएगा वाक्य में, पार्ट ऑफ एक साथ आएगा, उसी तरह से ए लेटर एक साथ आएगा. इनको हम अलग अलग नहीं करेंगे. ये हो गई पहली बात. दूसरी बात कि सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे. तो पहला काम आप लोगों को ये करना है कि जब आप सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करते होंगे, कर रहे होंगे
उस समय आप लोग सबसे पहले S प्लस V प्लस O अथवा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और तब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी होते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि इनका तो हम इस्तेमाल कर लेंगे वाक्य में, लेकिन अन्य वर्ड्स आएंगे तो उनका इस्तेमाल हम कब और कहाँ करेंगे। तो एक चीज है कि सबसे पहले वाक्य में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, देन हमें वर्ब ढूंढना है, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वह मेन वर्ब हो, और उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसके लिए जरूरी क्या है कि हम सबसे पहले यह करेंगे, यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होते हैं। तो एकदम दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए कि सभी नाउन्स और सभी प्रोनाउंस कौन से, जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी सभी नाउन और सभी पर्सनल सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव प्रोनाउन ये हमारे वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर भी आते हैं और वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आते हैं। यानी किसी वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है, नाउन या प्रोनाउन, और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो ये कंफर्म आप लोग कर लेंगे। अब एक चीज है कि इनके क्रम को कभी टूटने नहीं देना है, ये क्रम कभी टूटेगा नहीं, किसी भी दशा में इस क्रम को नहीं तोड़ना है। अब आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे आई है, वी है, दे है, ही है और सी है। ये 5 हमारे ऐसे पर्सनल प्रोनाउन हैं जो हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर ही आते हैं। इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की जगह पर किसी कीमत पर भी नहीं कर सकते। ये कन्फर्म हुआ कि हमें आई, वी, दे, ही एंड सी को कभी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं रखना है, जब ये आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। अर्थात अगर वाक्य में नाउन भी दिया हो और प्रोनाउन भी दिया हो, किसी वाक्य में जिसको हम लोग क्या करना है, रीऑर्डरिंग करना है, जंबल वर्ड्स दिए गए हैं और उन जंबल वर्ड्स में नाउन भी दिया है, प्रोनाउन भी दिया है, अगर इन 5 में से कोई भी एक प्रोनाउन है, इन 5 में से कोई भी एक प्रोनाउन है, तो इन्हीं को हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, नाउन को नहीं रखेंगे। अगर नाउन को रखने की आवश्यकता होगी, नाउन को रखने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए जो नियम होगा वो हम लोग चर्चा अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वहां पे जो प्रोनाउन का रूल है, पर्सन्स का रूल है 1 2 3 और 3 2 1 का 2 3 1 का 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1, इस तरह के 2 3 1 3 2 1 इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो हम लोग चर्चा आगे करेंगे जब हम लोग सिंटेक्स चैप्टर लेकर के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इसको हम यूज करके इसको सही कर सकते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि कुछ चीजें और है कि जिसको जानना जरूरी है। अगर कहीं सेंटेंस में नाउन आ गया और नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, तो इसका क्रम जो होता है वह यही होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल। अब कंफर्म होगा, आप यह देख सकते हैं। तो ये अगर हमको नाउन लिखना होगा सब्जेक्ट की तरह, और अगर उस वाक्य में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, आर्टिकल भी है, तो इस क्रम को याद रखेंगे आप लोग। चाहे तो आप लोग इसको क्या करें, पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लें ताकि ये चीजें याद रहे। दूसरी चीज, अगर कहीं प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है,
तो जानते ही हैं कि प्रीपोजिशन के लिए क्या होता है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन से पहले आता है और किसी दूसरे नाउन के साथ उसके संबंध को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर आफ है तो यहाँ भी राम जैसे कि नाउन हो सकता है, जैसे बुक और आफ और राम। तो इस क्रम को भी आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन का प्लेस कहाँ होता है, नाउन के बीच में, नाउन्स के बीच में होता है, प्रोनाउन से पहले होता है। और कौन सा प्रोनाउन, ये भी चीज दिमाग में रखना है कि अगर कहीं प्रीपोजिशन दिया गया हो तो इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। यानी आई का मी, सी का हर, ही का हिम, दे का देम और वी का अस, यू होता है, इट होता है। इसीलिए यू और इट को मैंने सब्जेक्टिव केस में भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी रख सकते हैं। मैंने इन पांचों के अलावा उनको नहीं रखा है कि वे सब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हैं। कंफर्म हुआ? तो दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी वाक्य में नाउन भी दिया हो, प्रोनाउन भी दिया हो, तो उसमें ये आने वाले 5 ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हमें क्या करना है, वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर ही रखना है। तो चलिए थोड़ा सा इन्हीं नियमों पर इसको हम करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इस जंबल वर्ड्स का रीऑर्डरिंग कैसे किया जाता है। चलिए देखिए, पहले सेंटेंस में क्या है, आप देखेंगे कि फॉर मी आया हुआ है, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये प्रीपोजिशन है, तो इनको एक साथ रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पार्ट ऑफ, यानी पार्ट तो ऑफ आ गया है यहाँ पे, लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब यह हमारा क्या होगा, नाउन होगा। यानी इसके बाद भी हमें क्या रखना है, कोई ना कोई नाउन रखना है। तो आल्सो नाउन है नहीं, इट नाउन है नहीं, ए आर्टिकल है और इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब की तरह से इसमें मान लीजिए दिया गया है, यानी वर्ब है। तो इसमें हमारा नाउन कौन बचता है, डेफिनेटली लर्निंग। तो इसको हम लोगों को कहाँ रखना है, इसके साथ रखना है, पार्ट ऑफ लर्निंग। तो एक साथ ये हो जाता है। इस तरह से आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट की तरह से क्या रखना है, इट को हम सब्जेक्ट की तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह से। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, इट, और इट टेक्स इज, सो इज यूज्ड आफ्टर इट, इट इज बचता हमारा क्या है, तो अगर हम लिख देते हैं डायरेक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, तो आल्सो का जो प्लेस है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आल्सो को हम कहाँ रखेंगे, वर्ब के तुरंत बाद, क्योंकि एक ऐसा एडवर्ब है जिसको वर्ब के बाद ही रखा जाता है। तो इट इज आल्सो, और उसके बाद से क्या बचा, तो अ पार्ट ऑफ, और लर्निंग इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। और बचा क्या, लास्ट में जो बच गया एक साथ ही है, उसको लिख दीजिए, फॉर मी। इस तरह से इस दिए गए जंबल वर्ड्स का जो रीऑर्डरिंग होगा, क्या होगा, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर मी। तो दूसरे सेंटेंस को भी इसी नियम से देखेंगे कि एस प्लस बी प्लस ओ भी हो जा रहा है हमारा। देखिए, सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद से वर्ब भी हो गया, उसके बाद से अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्रमशः लिख चुके हैं। अब आगे देखिए, इसमें क्या है, द आर्टिकल है, इसका मतलब यह है कि नाउन आने वाला है। तो नाउन इन्वेंशन भी है और मदर भी है और नेसेसिटी भी। हमारे पास 3 नाउन है। कितने नाउन है, 3 नाउन्स हैं। और तीनों नाउन्स में किस नाउन्स को हम सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी देखना होता है कि क्या यह नाउन इस जगह के लिए सूटेबल है और नॉट। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब एक बात बताइए, अगर हम मदर को लिख देते हैं तो मदर इज इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी, माता जो है वह आवश्यकता की आविष्कार है। तो इस तरह का भी सेंटेंस आप कर नहीं सकते। तो एक बार तीनों को सेट करके आप देख भी सकते हैं, भी तरीका अपना सकते हैं, या हम ऐसे वर्ड को चुनेंगे जो इसके लिए सूटेबल हो। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, नेसेसिटी, नेसेसिटी। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, अगर कुछ दिया है तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब, तो वर्ब हो गया नेसेसिटी, इज। उसके बाद से हमारा एक नाउन लिखना है तो उस नाउन से पहले आर्टिकल, तो द नेसेसिटी इज द मदर।
और उसके बाद से दूसरा नाउन लिखना है तो उसके पहले हमें प्रीपोजिशन लिखना है। तो मदर ऑफ क्या? इन्वेंशन। तो क्या बनता है हमारा यह सेंटेंस कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चलिए तीसरे सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? तीसरे सेंटेंस को देखेंगे इसी तरह से कि आई दिया है और सुरेश दिया है। मैंने अभी क्या बताया कि अगर इन पांचों में से कोई भी प्रोनाउन दिया गया हो और नाउन भी दिया गया हो तो हमें क्या करना चाहिए? उस प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट की तरह से यूज करना चाहिए। तो शुरू में हम लोग सबसे पहले क्या रख देंगे? आई को रख देंगे। तो आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब। हमारे पास मेन वर्ब क्या है? रोट। तो आई रोट। अब हमारे पास दो नाउन और है। कौन कौन से दो नाउन्स हैं हमारे पास? एक है सुरेश और एक है अ लेटर। तो दोनों में से किसी को भी हम यहां रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है रखने से। तो आई रोट और उसके बाद अगर हम सुरेश यहां लिख देते हैं तो थोड़ी सी गलती इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ टू भी दिया हुआ है, यानी सुरेश से पहले टू को इसलिए रखना है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। तो अच्छा रहेगा कि हम क्या लिखें? सबसे पहले आई रोट अ लेटर। इस तरह से हम दोनों नाउन को रख सकते हैं क्योंकि सुरेश से पहले टू लग जाएगा। तो आई रोट अ लेटर टू सुरेश। बचा क्या? यस्टरडे है। आप जैसा कि तैसा उसको लिख देंगे। तो दिए गए इस जंबल वर्ड्स का जो सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बना, मीनिंगफुल सेंटेंस बना, क्या हो गया? आई रोट ए लेटर टू सुरेश यस्टरडे। और भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जिनको हम लोग क्रमशः वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे ऑनलाइन। और जो कुछ भी यह पढ़ाया लिखाया जा रहा है आप लोग नोट्स बुक में नोट्स करते जाएं। आपको कभी भी आपसे कॉपी मंगा करके आपकी जांच की जा सकती है। ओके।